चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11th क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास 1.5 kg है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिशन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब जो उन दोनों की वेलोसिटी है कोलिशन से पहले वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, पहले ऑब्जेक्ट की भी दूसरे ऑब्जेक्ट की भी। बिफोर द कोलिशन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिशन। तो कोलिशन होने के बाद, आपस में टकराव होने के बाद उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, यह हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम उसी वे में करेंगे कि पहले हम मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिशन, फिर मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर कोलिशन। और हमने जैसे पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन क्या होता है, इक्वल होता है। उसको हम इक्वेट करके फिर ये आफ्टर कोलिशन जो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय शुरू करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास जिसको हमने m1 से शो किया वो है 1.5 kg। और यहाँ पे लिखा हमने मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम m2 से शो करते हैं, इसका मास भी 1.5 kg है। तो कोलिशन से पहले इनकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई u1, वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी ले ली हमने u2, उसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन देखिए एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एक की वेलोसिटी अगर हमने पॉजिटिव ली है तो दूसरे की हमें नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 u1 ये हो गया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 u2 ये हो गया मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 1.5 और इसकी वेलोसिटी है 2.5, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है 1.5 और इसकी वेलोसिटी है -2.5। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 बना 3.75। ठीक है, जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3.75 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आएगा, -3.75 प्लस 3.75 -3.75, तो ये आ गया 0। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन हमारा फाइंड हो गया 0 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम आगे पहुँचते हैं आफ्टर कोलिशन। तो मास तो यही रहेगा m1 m2, लेकिन उनकी कंबाइंड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमने ले लिया सपोज कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं इनकी कंबाइंड वेलोसिटी कोलिशन के बाद वो हमने ले ली v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम मोमेंटम निकालते हैं आफ्टर कोलिशन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन होता है m1 v1 प्लस m2 v2। तो मास तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का 1.5 है और दोनों की वेलोसिटी कोलिशन के बाद जब ये कंबाइन हुए तो इनकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली है, v। तो v1 क्या है, v प्लस m2 हमारे पास क्या है 1.5 और v2 भी v है। ठीक है, तो 1.5v प्लस 1.5v ये बन जाएगा 3v। तो ये हमारा टोटल मोमेंटम फाइंड हो गया आफ्टर कोलिशन 3v kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन निकाली है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन निकाली है। अब अकॉर्डिंग
टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन को हम क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिशन m1 v1 प्लस m2 v2 इसके इक्वल होगा। अब m1 u1 प्लस m2 u2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन हमारा आ गया था 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन आ गया था 3v। ठीक है, अब 3v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0/3, तो यानी 0 आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कोलिशन ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट पर आ गए। ठीक है, वो स्टॉप हो गए या वो रेस्ट पर आ गए, इसलिए उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गई, अब 0 हो गई। 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे कि थर्ड लॉ में कहा है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल और अपोजिट फोर्स से हमें पुश करता है। ठीक है, पुश बैक करता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। अगर हम बात करें कि एक रोड साइड पर एक ट्रक पार्क है और ये चीज़ उस पर लगाई जाए, ये फोर्स लगाई जाए, तो क्या शायद वो मूव ना करे। A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। तो उसने, एक स्टूडेंट है जिसने इसका आंसर जो दिया वो दिया कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए वो ट्रक मूव नहीं करता। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो हमें सही रीज़न बताना है कि क्या उसने जो बताया है रीज़न बच्चे ने वो सही है या नहीं है, और फिर सही रीज़न बताना है कि ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं करता। तो देखिए, जो जस्टिफिकेशन बच्चे ने दिया है, स्टूडेंट ने दिया है, वो क्या है, वो गलत है। द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द स्टूडेंट दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर इज रॉन्ग। क्यों? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कैंसिलेशन। पहले हम यहाँ तक की बात समझ लेते हैं। अगर फोर्स एक ही बॉडी पर लग रही है, कौन सी फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पर हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन ट्रक के केस में एक बॉडी नहीं है, दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। एक्शन और रिएक्शन यानी कि सेम बॉडी पर नहीं है, तो इस केस में ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, क्योंकि वो सेम बॉडी पर एक्ट नहीं कर रही हैं। आगे, अब वो ट्रक मूव क्यों नहीं करेगा, इसका रीज़न क्या है। जो ट्रक है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने के कारण उसके जो व्हील्स हैं, ट्रक के जो व्हील्स हैं और जो रोड है उसके बीच में एक फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ट्रक का मास ज़्यादा होने से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो पुशिंग फोर्स ट्रक पे लगाई जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सके, इसलिए ट्रक जो है वो मूव नहीं करता। Actually, the massive truck does not move because the force applied to it is much smaller than the force of friction between the wheels of the truck and the road। जो ट्रक पर फोर्स अप्लाइड हो रही है वो बहुत ही कम है, किसकी कंपेयर में, जो फ्रिक्शन फोर्स है ट्रक के व्हील्स और रोड के बीच में। सिंस द फोर्स ऑफ पुश इज नॉट एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स को जो फोर्स लगाई जा रही है, पुशिंग फोर्स जो लगाई जा रही है ट्रक पे, वो फ्रिक्शन फोर्स से ओवरकम नहीं होती, इसलिए ट्रक जो है वो मूव नहीं करता। स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन समझते हैं। एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, वो जैसे यहाँ पे एक ये हॉकी बॉल हो गई, वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ऐसे चल रही है अभी। फिर यहाँ पे ये एक हॉकी स्टिक है, इससे वो स्ट्रक हुई, टकराकर वो अपने ही ओरिजिनल पाथ पर रिटर्न हो गई। ठीक है, ये दोबारा से रिटर्न हो गई 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। यहाँ तक आपको समझ में आया।
आगे बोला है कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हॉकी बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया वो हमें कैलकुलेट करना है। जब हॉकी स्टिक ने उस पर फोर्स लगाई, हॉकी बॉल पर फोर्स लगाई, तो हॉकी बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहले हम हॉकी बॉल का, जब वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और फिर फोर्स लगने के बाद, हॉकी स्टिक से फोर्स लगने के बाद उसके मोमेंटम, जो दूसरा मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम, जब वो इस डायरेक्शन में जाने लगी तब इसका मोमेंटम निकालेंगे, वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ हॉकी बॉल। मास हमेशा केजी में होना चाहिए। तो जब भी आपको मास ग्राम में दे रखा है उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो तो ये केजी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो केजी में चेंज करना याद रखेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ चल रही थी? वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई यू, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जाते समय इसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 200/1000 मास हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, इंटू 10। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितने आ गया? 2 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए मास तो वो का वही रहेगा, 200/1000 kg। अब स्ट्राइक होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड। और देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इन्होंने कहा है रिटर्न हो गई अपने ही ओरिजिनल पाथ पे, फिर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस वेलोसिटी को हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, तो मास हो गया 200/1000 और वेलोसिटी हो गई -5। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -1 बचेगा, -1 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी फाइनल मोमेंटम। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम आ रहा है -1, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम था 10 नहीं 2। ठीक है, तो -1 -2 -3 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल when it is hit by hockey stick। स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें बुलेट का मास दिया है, तो हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखते रहते हैं 10 ग्राम। तो 10 ग्राम है तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000। वेलोसिटी है इसकी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड। जब वो एक वुडन ब्लॉक में स्ट्राइक हुई तो वो रेस्ट पर आ गई, तो रेस्ट पर आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितने टाइम में? टी हमें गिवन है 0.03 सेकेंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो सबसे पहले हमें बताना है कि बुलेट ने ब्लॉक तक आने के लिए, वुडन ब्लॉक पर जब वो आके पेनिट्रेट हुई है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर आ गई है। ठीक है, जैसे ये वुडन ब्लॉक हो गया, इसके अंदर ये बुलेट यहाँ पे अंदर आ गई है, तो यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया?
ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड यानी कि s, ये फाइंड करना है। आगे बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। दूसरी चीज़ बतानी है हमें फोर्स जो वुडन ब्लॉक बुलेट पर लगा रहा है, यानी कि फोर्स exerted by wooden block on the bullet। बुलेट पर जब उसने फोर्स लगाई तो उससे वो क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई। तो दूसरी हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास u है, v है और t है। फोर्स निकालने के लिए हमें m इंटू ए, m की ज़रूरत होती है, a की ज़रूरत होती है जिस पे फोर्स लगाई जा रही है, यानी कि बुलेट पर। तो इसका मास तो हमें पता है, इसका एक्सेलरेशन नहीं पता, और दूसरी चीज़ हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमारे पास 3 इक्वेशन जो होती है मोशन की, वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है ना, हम वो देखते हैं। हमें s निकालना है, तो s हमारा इस वाली और इस वाली इक्वेशन से निकाल सकता है, लेकिन s निकालने के लिए हमें v, u और a तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो इसमें हमारे पास a नहीं है, और अगर हम सेकंड लगाते हैं तो इसमें u, t और a का पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास a नहीं है। तो सबसे पहले हम a कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों में ही a का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम a कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास फाइनल भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो a को हम कैसे यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 150 और टाइम टेकन है 0.03, तो ये हो गया -150 अपॉन 0.03। तो नीचे डिवीज़र में हमारे पास पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -15,000 और नीचे रह जाएगा 3, डेसिमल हट जाएगा, तो ये आएगा 3 5 5000 -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। एक्सेलरेशन हो गया तो अब हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसका भी यूज़ कर सकते हैं एस निकालने के लिए। तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, जितना बुलेट ने डिस्टेंस कवर किया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। u है हमारे पास 150 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू -5000, और s हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, और 0 की 2 0 हो जाएंगी जब स्क्वायर करेंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -5000 मल्टीप्लाई टू 10,000 s, ठीक है। -10,000 s आप RHS से LHS में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 0 प्लस 10,000 s इज इक्वल टू 22500, और s इज इक्वल टू 22500 अपॉन 10,000। ये 2 0 कैंसिल हो गई। 225 को 100 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट 2.25 मीटर। दो चीज़ें निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास बुलेट का 10/1000, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है -5000। इन 3 जीरो से 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया -50 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लग रही है वुडन ब्लॉक से बुलेट पर, 50 न्यूटन। और ये माइनस क्या शो कर रहा है कि बुलेट का मोशन ऐसे था, तो वुडन ब्लॉक ने जो फोर्स लगाई है बुलेट पर वो इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। ये इस माइनस का मतलब है। 15th क्वेश्चन है,
An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, वो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ वो कोलाइड होता है और स्टिक हो जाता है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में जिसका मास है 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। फिर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में। जिस लाइन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था, ये दोनों उसी लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मोमेंटम निकालना है बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट का, यहाँ पे मतलब हो गया कोलिशन, है ना। जस्ट बिफोर द कोलिशन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिशन। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। और दोनों ऑब्जेक्ट जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें पता नहीं है। देखो ये एक वुडन ब्लॉक था और जब एक ऑब्जेक्ट इसमें आके स्टिक हो गया तो जब ये दोनों मूव करेंगे तो ये सेम वेलोसिटी के साथ, कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने मास ले लिया ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम m1 से शो कर देते हैं। ये हमें गिवन है 1 kg, ठीक है। इसकी वेलोसिटी को हम लेंगे u1, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिशन। जो इसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ वुडन ब्लॉक इसको हम ले लेते हैं m2 और मास है 5 kg ब्लॉक का। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल मोमेंटम। बिफोर इम्पैक्ट, कोलिशन से पहले, तो वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ऑब्जेक्ट का मास 1, वेलोसिटी 10, 1 × 10, ये हो गया मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक। इसका मास 5 और इसकी वेलोसिटी 0, तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। 1 × 10 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो हमें टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट और एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट दोनों निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर इम्पैक्ट अगर 10 kg मीटर पर सेकेंड आया तो आफ्टर भी 10 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट सेम रहता है, इक्वल होता है। अब आ जाते हैं हम आफ्टर कोलिशन। जब ये इसमें स्टिक हो गया तो मास तो इसका यही रहेगा 1 kg और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास 5 kg और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी v होगी। हम ले लेते हैं, क्यों, सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉक इज v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये इसमें स्टिक हो गया तो इसके बाद जो इन दोनों की वेलोसिटी है वो हमने v मीटर पर सेकेंड ले ली। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा, है ना। जब ये इसमें स्ट्रिक हो गया तो हम चाहे एक साथ कंबाइन भी लिख सकते हैं, चाहे हम ये इस तरह फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो मास हो गया इसका 1, वेलोसिटी v प्लस इसका मास है 5 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v, तो ये कितना बन गया 6v kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी लिख देना आप, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट m1v1 प्लस m2v2। तो बिफोर आया है हमारे पास 10 और आफ्टर आया है हमारे पास 6v। ठीक है, तो 6v इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 10/6। 10/6 आ जाएगा, 1.666 चलता रहेगा तो 1.67 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इनकी कंबाइंड वेलोसिटी।